Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is homeostasis, which is a subtopic of the regulation and regulator. यानी regulation या physiological regulation किस तरह होता है, किन mechanism के through होता है, और main process which is involved in the physiological regulation, उसको हम क्या कहते हैं, homeostasis कहते हैं. तो इसमें हम homeostasis lower level पे बार बार पढ़ा होगा. डेफिनेशन इनके आसान है, टाइप्स भी अंदर इसके कंट्रोल मैकेनिज्म भी आसान है. हम जल्दी इसको डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस एक सेंट्रल थीम है, यानी मेन थीम तो हमने फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, लेकिन हम उसमें फिर अंदर होम्योस्टेसिस और फीडबैक सिस्टम्स की बात करते हैं कि ये थ्रू आउट द एनिमिलिया आप देख सकते हैं, थ्रू आउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कॉमन है. यानी होम्योस्टेसिस हर जगह पे तकरीबन, बाज एनिमल में जो हमने पढ़ा कन्फर्मर्स, तो वो एक कैटेगरी है. फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में वो भी आता है कि वो एक अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं. ये जो है होम्योस्टेसिस एक अहम प्रोसेस है जो ज़्यादातर एनिमल में मौजूद होता है. यानी इसके थ्रू वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट करते हैं एक कांस्टेंट रेंज में. हर फैक्टर को, हर इंटरनल फैक्टर को, पैरामीटर को रेगुलेट करते हैं. वो किसी गैस की कंसंट्रेशन है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन है, वो किसी और आयंस की कंसंट्रेशन है. तो किस तरह ये मेंटेन करते हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज होम्योस्टेसिस? ठीक है, तो ये एक सेंट्रल थीम है, ज्यादातर एनिमल में एग्जिस्ट करता है रेगुलेशन का प्रोसेस, और वो रेगुलेट करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को. तो ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग होम्योस्टेसिस, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेन फाउंडेशन कंसेप्ट और वन ऑफ द मेन थीम दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनिमल्स. ये फिजियोलॉजी में एक बहुत मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू, यानी आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी की बात अंदर पर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेजेस कह सकते हैं. तो ये सब किस बेस पे कहते हैं? होम्योस्टेसिस के बेस. यानी हम सब ज्यादातर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होम्योस्टैटिक प्रोसेस होते हैं. ठीक है, और ज्यादातर फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस के अंदर आती है. तो इस वजह से इसको एक की फीचर, एक की कंसेप्ट कंसिडर करते हैं, एक मेन प्रोसेस कंसिडर करते हैं. The principle of homeostasis, it is also common in most of the animals and exist in most of the animals, and one of the key feature or key concept in the physiology. ये हमने पढ़ा था. वाल्टर कैनन coined the term homeostasis in 1929 to describe the tendency of organism. define करते हैं हम इसको इस तरह: the tendency of an organism to maintain relative internal stability despite of the significant external environmental changes. Very easy and very simple. ऑर्गेनिज्म की ये टेंडेंसी कि वो अपने वो मेंटेन रख के अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक स्टेबल रेंज में, डिस्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. डिस्पाइट मीन बावजूद इसके कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती भी है, लेकिन ये एबिलिटी जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ये एबिलिटी कि एक एनिमल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट रेंज में रखता है और फिक्स स्टेबल एनवायरनमेंट रखता है इंटरनल, बावजूद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट रेंज में रखता है. इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, आगे आ जाएगा, कि एक कांस्टेंट रिजिड मीडियम, नो चेंज. नो चेंज मतलब नहीं है होम्योस्टेसिस में, चेंज अकर होता है और ये एक रेंज में चेंजेस अलाउ भी करता है. याद रखिए, ठीक है. होम्योस्टेसिस से मतलब बिल्कुल कांस्टेंट फिगर नहीं, कि बस बिल्कुल 19-20 का फर्क भी नहीं लाने देता, बल्कि चेंजेस अलाउ करता है और उसी चेंजेस की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट को एक खास रेंज में रखता है. ठीक है. फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल पैरामीटर आर चैलेंजिंग फॉर एनिमल्स. होम्योस्टेसिस का कांसेप्ट कहां से आता है, तो ये थोड़ा सा हम स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करते. फ्लक्चुएशन से शुरुआत होती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स में चेंजेस आने से एनिमल्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पेश आते हैं. ठीक है, वो हमने ऑलरेडी बात की है बहुत बार, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा. ये सिंपल सेंटेंस है
कि द डिफरेंसेस द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, पैरामीटर बार बार मैं कहता हूँ, टेम्परेचर हो सकता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो सकता है, रेन हो सकता है, प्रिसिपिटेशन हो सकता है, डिसिकेशन हो सकता है, वाटर कमी हो सकती है, फूड कमी हो सकती है, जो भी है, दे आर ऑल एनवायरमेंटल पैरामीटर। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन एनवायरमेंटल पैरामीटर, इसके अलावा प्रीडेटर भी एक एनवायरमेंटल पैरामीटर हो सकता है। तो हम जनरली तो आसान लेते हैं कि एनिमल्स के एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, लेकिन उसको रेजिस्ट करना की एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल प्रीडेटर थोड़ा आप अभी साइड पे रखिए, ठीक है, हम सिंपल से इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और इसकी बात करेंगे। तो एनवायरमेंटल पैरामीटर में चेंजेस आना ये बहुत चैलेंजिंग होता है एनिमल्स के लिए। Although many animals seem to live comfortably in their environment, आमतौर पे तो हमें दिखाई देता है कि ज़्यादातर एनिमल अपने एनवायरनमेंट में बहुत आसानी के साथ रहते हैं, बट मोस्ट हैबिटाट आर एक्चुअली क्वाइट हॉस्टाइल। उसकी वजह क्या है कि वो इजीली रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हैबिटाट जिधर एनिमल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, लाइफ सपोर्टिंग होते हैं एनिमल सेल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल द सराउंडिंग फ्रेश वाटर इज मोर डाइल्यूट वाइल सी वाटर इज मोर साल्टी देन देयर ओन बॉडी। This causes problem of water influx or water loss for the animals। ठीक है, तो fluctuations, जैसे मैंने कहा, fluctuations are very challenging for animals। fluctuation से मुराद changes, ठीक, और changes किस चीज में, चेंजेस किसी भी पैरामीटर में। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस है एनवायरमेंटल पैरामीटर में, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं एनिमल के लिए। ठीक है, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल पैरामीटर आर चैलेंजिंग फॉर एनिमल्स। अब इसका मतलब क्या है, तो ज़्यादातर तो हमें एनिमल दिखाई देता है कि वो बहुत कंफर्टेबली लिव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, लेकिन ज़्यादातर हैबिटाट ऐसे है जो हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है। ठीक है, पहले मैंने फ्रेंडली का वर्ड यूज़ किया, तो ये करेक्शन करें, अनफ्रेंडली यानी सख्त और सडन चेंज प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर में या किसी भी दूसरे फैक्टर में एनवायरमेंटल एनिमल्स के सेल्स के लिए। यानी बहुत ज़्यादा ऐसे हैबिटाट्स है अर्थ पे जो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली या इनिमी टाइप के हैबिटाट्स है, यानी वो सपोर्ट नहीं करते एनिमल सेल को, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चैलेंजेस प्रोवाइड कर देते हैं एनिमल सेल्स के सर्वाइवल को। तो इसका एग्जांपल्स क्या है कि लेट्स से एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं तो वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, और फ्रेश वाटर बहुत डाइल्यूट होता है, आप जानते हैं, एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर फिशेस। यानी जो फ्रेश वाटर फिशेस है वो या फ्रेश वाटर एनिमल है, तो वो जिस पानी में रह रहे हैं, यानी फ्रेश वाटर मीडियम है ना, तो फ्रेश वाटर इज वेरी डाइल्यूट एज कम्पेयर टू व्हाट देयर बॉडी फ्लूइड्स। तो ये एक चैलेंज है उसके लिए, वो हर वक्त उसका मीडियम उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। यही एक प्रॉब्लम हर वक्त इनके सर के ऊपर खड़ा रहता है, ये खतरा कि वो इनकी बॉडी डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि वाटर के इनफ्लक्स की वजह से उसकी बॉडी का कंसंट्रेशन ड्रॉप हो सकता है। दूसरे साइड पे बाज जो सी वाटर मीडियम है, यानी ओशंस में जो एनिमल्स रहते हैं, तो वो एनिमल्स, उनको मसला ये होता है कि बॉडी के फ्लूइड उनका नॉर्मली लो कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाइपरटोनिक होता है इनके बॉडी की फ्लूइड। तो उनको मसला होता है उनके बॉडी की फ्लूइड का कंसंट्रेशन रेज होने का या डिसिकेशन का, वाटर लॉस का, और मजीद हाईली कंसंट्रेटेड बनने का खतरा होता है उनका। तो ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल सर, यानी हॉस्टाइल अनफ्रेंडली। ठीक है,
अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट्स, तो उसका एग्जांपल एक फ्रेश वाटर में जो एनिमल रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल जितनी भी है, उनके लिए जो इनके एनवायरमेंट है, तो वो दो टाइप के एनवायरमेंट है, एक फ्रेश वाटर और एक साल्टी। ठीक है, तो साल्टी वाटर, सी वाटर जो है, ये हाई कंसंट्रेशन वाला मीडियम प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड। और फ्रेश वाटर के एनिमल्स को मसला जो होता है वो होता है कि उनके इर्द गिर्द जो फ्लूइड है वो बहुत हाइपोटोनिक है, उनके बॉडी में वाटर आने का मसला होता है और बॉडी के डाइल्यूट होने का मसला होता है, तो फिर वो सर्वाइवल उनके लिए मसला होता है। ठीक है, दीज काजेज प्रॉब्लम ऑफ वाटर इनफ्लक्स और वाटर लॉस। वाटर लॉस किस केस में होगा? सी वाटर में, यानी मैरीन एनिमल्स जो है, मैरीन एक्वाटिक एनिमल्स जो है, उनको मसला वाटर लॉस का होता है, तो उनके बॉडी का कंसंट्रेशन राइज होगा और वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इस तरह फ्रेश वाटर जो है, वाटर इनफ्लक्स का, वाटर की इनवर्ड मूवमेंट का प्रॉब्लम पेश करते हैं, चैलेंज पेश करते हैं इन एनिमल्स को जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। Many terrestrial animal और aquatic animal may live in environment that are too hot. ज्यादातर एनिमल सरवाइव कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वाले एनिमल, यानी जमीन पे जो रहते हैं खुश्की पे, और एक्वेटिक एनिमल दे मे लिव इन एनवायरनमेंट दैट आर टू हॉट, यानी बहुत हाई टेम्परेचर वाले रीजन में भी रह सकते हैं, और बाज ऐसे है कि वो बहुत कूल टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर वाले रीजन में भी रह सकते हैं व्हेन कंपेयर टू देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, सो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग और हीट लॉस। यानी बाज एनिमल आप देख रहे हैं आर्टिक रीजन में, पोलर रीजन में रहते हैं, बाज बहुत ऐसे लो टेम्परेचर वाटर में रहते हैं कि उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर नजदीक होता है, तो इनको अब मुझे बताए मसले नहीं होंगे कि ये इतने लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में या इतने हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में ये एनिमल्स रह रहे हैं, तो इनके लिए चैलेंज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग। अगर हाई टेम्परेचर वाले रीजन में रह रहे, मीडियम में रह रहे, तो बॉडी ओवर हीट हो सकती है। ठीक है, इस चैलेंज को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर बहुत लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रह रहे ऐसे एनिमल्स को मसला क्या होता है? हीट लॉस का मसला होता है, तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है, और इसको इन्होंने चैलेंज करना है, उसको हैंडल करना है। मोर मोस्ट एनवायरनमेंट एक्सेप्ट फ्लक्चुएशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा एनवायरनमेंट में और भी चेंजेस होते हैं, ये तो हमने टेम्परेचर और साल्ट्स की बात की, लेकिन यहाँ पे फिजिकल और केमिकल फीचर में भी, यानी जो दूसरे साल्ट्स वगैरह कंसंट्रेशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, या प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल वगैरह, इन सब में, और कुछ केमिकल फीचर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल वगैरह में कम ज्यादा हो, फूड अवेलेबिलिटी की कमी ज्यादा थी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एनिमल को, और एंड इट पुट्स प्रेशर ऑन द एनिमल सर्वाइवल। ठीक है, इसलिए अगर इन्होंने सर्वाइव करना है तो इनके पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि वो एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रख सके और इन चेंजेस को क्या कर सके, चैलेंज कर सके, और इन चेंजेस को रेजिस्ट कर सके बॉडी में, ताकि वो ये चेंजेस ना हो, यानी बॉडी का अंदर वाटर इनफ्लक्स को अलाउ ना करे, या इसके बरक्स एक अपोजिट मैकेनिज्म हो कि वो वाटर इनफ्लक्स जो हो रहा है उसको लॉस भी करे। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में, ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करना बहुत चैलेंजिंग, और इसके लिए इनके पास होम्योस्टेसिस की एबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट सरवाइव। सो नीड फॉर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ठीक है, such environmental fluctuation around an animal are disruptive to the function of the cell। वो तो मैंने बता दिया कि ऐसे वाटर लॉस, हीट लॉस या हीट गेन, ओवर हीटिंग होना बॉडी का, ये सब क्या है? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, डिसरप्ट करते हैं स्किन के सेल्स के फंक्शंस को, टिश्यूज के फंक्शंस को, ऑर्गन्स के फंक्शन को। सो फिजियोलॉजिकल regulatory system to maintain relatively stable condition within an animal tissue and cells become a necessity। इसी वजह से जरूरत पेश आती है। ज्यादातर एनिमल हम देखते हैं कि वो एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट जो बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस पेश करते हैं एनिमल के सर्वाइवल के लिए, और इनके सेल्स के, इनके टिश्यू के, इनके ऑर्गन्स के फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह पे रह रहे तो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर भी अगर उस तरह रेज हुआ तो फिर सरवाइव नहीं कर सकता, सारे प्रोटीन डिनेचर हो जाएंगे। इस वजह से एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम चाहिए, फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम चाहिए, एक नीड बन जाता है
ऐसे जगहों पे सरवाइव करने के दौरान। अगर फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम ना होता सब एनिमल में, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते जो हॉस्टाइल होते, यानी जो अनफ्रेंडली होते, यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट, या बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स वाले एनवायरनमेंट, या बहुत ज्यादा हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट लाइक सी वाटर, फ्रेश वाटर एंड अदर सच बॉडीज और एनवायरनमेंट। तो इस वजह से कि नीड ऑफ हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म या सिस्टम की जरूरत क्यों है, ये ऊपर फर्स्ट स्लाइड इट रियलाइजेस यू, इट विल रिवील दैट व्हाई देयर इज अ होमोस्टैटिक सिस्टम, because these environmental challenges are very difficult to handle, and for survival of animal they must have this system of regulation that is called homeostatic या physiological regulatory system। अगर ये हो तब ये इस जगहों पे सरवाइव करने के काबिल हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर ये सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वजह से, इन सिस्टम्स की वजह से ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रख सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर अप्स एंड डाउन को बर्दाश्त कर सकते हैं या रेजिस्ट कर सकते हैं। Homeostasis की definition: during evolution, each species has assumed a specific set of internal environment with an ability to resist internal environmental changes, but simple ability to resist environmental changes by making adjustment to keep its internal fluctuation in a narrow range। इसको हम क्या कहते हैं? होमोस्टैसिस कहते हैं। The ability of resisting environmental changes by making adjustment to keep its internal fluctuation in a narrow range। This ability to protect internal environment from the harms of fluctuation in external environment is termed as homeostasis। Very easy and very simple। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का वर्ड हम अगर यूज भी करते हैं तो साथ में रेंज का वर्ड भी यूज करते हैं। तो द एबिलिटी टू रेजिस्ट environmental changes by making adjustment to keep its internal fluctuation in a narrow range, not constant, याद रखिए। ठीक है, कांस्टेंट नहीं कहा, नैरो रेंज कहा है। तो इस वजह से ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन हर एनिमल, हर स्पीशी ने एक्वायर की है एक सेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, और साथ में उसके साथ ये एबिलिटी भी डेवलप की है कि उस इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सके, मेंटेन रख सके। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? होमोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, ईच स्पीशी हैज एज्यूम्ड और एक्वायर्ड अ स्पेसिफिक, यानी हर स्पीशी को एक इंटरनल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, और इन्होंने इवोल्यूशन के थ्रू ये एज्यूम किया है, मुख्तस किया है अपने लिए। अब इस इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ इसको मेंटेन रखने का के फीचर्स भी अपने बॉडी के अंदर डेवलप किए, यानी a specific set of internal environment is assumed by and some species with an ability to resist environment, और साथ साथ ये ability भी, यानी सिंपल आप इसको इस तरह, the ability to resist environmental changes by making adjustment to keep its internal environment in a narrow range या keeps its internal fluctuation in a narrow range। fluctuation आते हैं external environment की वजह से, लेकिन उस narrow range में रखने की कोशिश करते हैं, उस नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? होमोस्टैसिस। दिस एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टैसिस। ठीक है, यानी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हार्मफुल फ्लक्चुएशन से इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना, इसको क्या कहते हैं? होमोस्टैसिस कहते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल environmental perturbation यानी disturbances is referred to as homeostasis। इसको हम homeostasis कहते हैं। ठीक है, the maintenance of internal condition in the face of, ये दूसरा definition, ये first one था full, the ability to protect internal environment from the harms of fluctuation in external environment is termed as homeostasis। ये एक definition, ये दूसरा ability to resist environmental changes
by making adjustment to keep its internal fluctuation or environment in a narrow range. ये एक definition, ये दूसरा, the ability to protect internal environment from the harms of fluctuation in an external environment in term as homeostasis. तीसरा definition, the maintenance of internal condition in the face of environmental perturbation. environmental perturbation यानी जब ये किसी environmental change को face करते हैं तो उस दौरान internal condition maintain रखना और उस fluctuation को allow ना करना जो external environment में हो रहा है. ठीक है, the word homeostasis does not imply, ये important point मैंने बताया, that there is no change in the organism. homeostasis का word ये बिल्कुल नहीं, इसका मतलब कि बिल्कुल जीरो चेंज होगा. चेंजेस तो होते हैं, हम कहते हैं नहीं है कि जब सर्दियों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. लेकिन फिर हमारी बॉडी इनिशिएट कर देती है मैकेनिज्म और कोशिश करती है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर को अपवर्ड पुश करे, रेज करे नॉर्मल तक. तो चेंजेस तो होते हैं, फ्लक्चुएशन को रखते हैं लेकिन नॉर्मल रेंज, नैरो रेंज में रखने की कोशिश करते हैं. Only that the animal initiates specific response to control or regulate a particular variable and the changes maintained within a specific range. ये बार बार कह रहा हूँ कि उस changes को जो environmental change की वजह से काज हो रहे हैं, यानी बाहर बॉडी में temperature changes काज हो रहे हैं, सॉरी बाहर environment में temperature का changes अकर हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी का उस पर असर होता है. लेकिन हमारे बॉडी में ये एक सिस्टम है, एक हेमोस्टैटिक रेगुलेटरी सिस्टम है कि वो इनिशिएट होके उस टेम्परेचर को एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के मुताबिक नहीं करने देते, बल्कि उसका सामना कर देते, चैलेंज करते, ताकि उस चेंजेस इन आवर बॉडी टेम्परेचर को कम से कम रखा जाए जो अकर हो रहा है. किस वजह से? एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से. तो इफेक्ट तो हो रहा है, फ्लक्चुएशन आते हैं, लेकिन ये उन फ्लक्चुएशंस को कम से कम रेंज में रखने की कोशिश करते हैं, यानी नॉर्मल से नॉर्मल रेंज में करने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल होमोस्टैसिस के, होमोस्टैसिस मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी नियर 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, homeostasis maintain the temperature of a healthy human near 37 degree Celsius in spite of environmental temperature. अगर बाहर कोई भी टेम्परेचर हो लेकिन हमारे बॉडी का होमोस्टैटिक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ये कोशिश करता है कि 37 के इर्द गिर्द ही हमारे बॉडी टेम्परेचर रखे. Our body temperature remain relatively constant only because numerous physiological processes actively change, एडजस्टिंग द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. ये वही कि कांस्टेंट नहीं रहते कि बस बॉडी में बिल्कुल जीरो चेंज. जब भी कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज अकर होता है तो उसका असर शो होना शुरू हो जाता है हमारे बॉडी पे. ये कोशिश होती है उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी में भी वही फैक्टर चेंज होने शुरू हो जाता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी हरकत में आती है और बहुत ज़्यादा ऐसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस चेंजेस लाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में चेंजेस लेकर आती है कि वो एडजस्ट करे, उस चेंज को रेजिस्ट करे जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आता है. तो बॉडी तो सही फिक्स नहीं है कि बस बॉडी को कुछ नहीं होता. जब भी बाहर एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज अकर होगा तो हमारी बॉडी पे उसका असर होगा, वही फैक्टर चेंज होने की कोशिश होगी तो हमारी बॉडी उसके अपोजिट हरकत में आती है. और वो हरकत क्या होती है कि वो ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इनिशिएट कर देती है या उसमें चेंजेस लेकर आती है कि वो उस फैक्टर में चेंज को अलाउ ना करे ज़्यादा, ठीक है, बल्कि रेजिस्ट करे और उसको कम से कम रखने की कोशिश करे उस चेंज को. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टैंड इन द कोल्ड एयर और मसल में शाइवर, ये मैंने बताया, जब हम एक ऐसे सर्द हवा, सर्दी के दिन है दिसंबर और उसमें हम खड़े हैं बाहर और बहुत सर्द हवा लग रही है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के सरफेस पे जब वो ऊपर से गुजरती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करने की कोशिश करती है. अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब ड्रॉप होना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और मसल्स के इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, स्केटर, जिसको शाइवरिंग कहते हैं, ठीक है. और इसका मकसद क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट, सो दैट रिप्लेस द हीट लॉस. जो हीट लॉस जो एयर, कूल्ड एयर की वजह से हो रहा है तो उसका बरक्स मैकेनिज्म हमारे बॉडी ने इनिशिएट किया हीट प्रोडक्शन का, जो स्केलेटल मसल की शाइवरिंग है.
10 मसल एक्टिविटी चेंजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी। तो अब देखिए मसल एक्टिविटी में चेंज आ गया ना। अगर हीट लॉस नहीं होता तो हमारे मसल नॉर्मल रेस्ट पे है, लेकिन अगर हीट लॉस होना शुरू हुआ ठंडी हवा लगने से, ऊपर गुजरने से, तो हमारी बॉडी ने होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इनिशिएट किया जो था मसल एक्टिविटी में चेंज लाना। मसल इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन स्टार्ट किया जिसको शाइवरिंग कहते हैं, और इससे मकसद बॉडी का क्या था, जो हीट लॉस हो रहा है ताकि उसको रिप्लेस करे विद द हीट प्रोडक्शन बाय द शाइवरिंग ऑफ द मसल्स। तो मसल एक्टिविटी में चेंज नहीं आया ड्यू टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप, क्योंकि बॉडी से हीट लॉस हो रहा था ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ड्रॉप होने की वजह से। तो बॉडी ने उसके अपोजिट एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म स्टार्ट किया, मस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट की ताकि हीट प्रोडक्शन करे। वाटर अवेलेबिलिटी, दूसरा एग्जांपल, may fluctuate tremendously in the external environment from abundant supply to almost dry condition। ठीक है, ये टेम्परेचर वाला फर्स्ट यहाँ पे 1 मंथ से रह गया, ये फर्स्ट एग्जांपल। ये दूसरा, वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रेमेंडसली इन द एनवायरनमेंट। वाटर कम ज्यादा हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन। ऐसे यानी डेजर्ट में बिल्कुल वाटर नहीं होते, ड्राई कंडीशन होते हैं, और बाज़ जगहों पे वाटर बहुत ज्यादा होता है एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट में वेरी बट इन अ नैरो रेंज इन रिस्पॉन्स टू आइदर अबंडेंट सप्लाई एंड ड्राई कंडीशन। यानी वाटर की स्कैरसिटी आई लेट्स से, तो बॉडी में वाटर की कमी आ सकती है किसी हद तक, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मरवा, ये होमोस्टेसिस की वजह से हम जिंदा रहते। यानी ऐसे केस में कि अगर ह्यूमन एक्सपोज कर रहे बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन, एरिड कंडीशन को, तो बॉडी के वाटर लेवल ड्रॉप हो सकता है किसी हद तक, क्योंकि एनवायरनमेंट में एयर ड्राई है और इर्द गिर्द पानी नहीं है कि हम ड्रिंक कर सके, तो वाटर ड्रॉप तो अकर होगा। इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट क्या होगा, इट में वेरी, लेकिन नैरो रेंज में। और नैरो रेंज किस वजह से, होमोस्टेसिस की वजह से। होमोस्टैटिक मैकेनिज्म ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे कि वो वाटर को कंजर्व रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू आइदर अबंडेंट सप्लाई, अगर बहुत ज्यादा सप्लाई है तो वाटर की कंसंट्रेशन हाई होने की कोशिश होगी। वाटर के हाई होने की वजह से बॉडी फ्लूइड क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे। तो जब वो डाइल्यूट होंगे तो बॉडी की फिजियोलॉजी इफेक्ट होगी ना। तो इसके अपोजिट बॉडी एक्टिवेट कर देती है कुछ मैकेनिज्म वाटर लॉस के स्वेटिंग, वाटर लॉस, तो हीट, वो तो हीट लॉस के लिए है, लेकिन यूरिनेशन हम ज्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है जब सर्दी में, हम आप देखते हैं वाटर लेवल मेंटेन रहता है, वाटर लॉस ज्यादा बॉडी से नहीं होता, तो इस वजह से बॉडी का वाटर कंटेंट नॉर्मल रहता है। आप थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं तो 3-4 दफा मिक्चोरेट करते हैं दिन में, लेकिन गर्मी में आप बहुत ज्यादा पानी भी पीते हैं फिर भी मिक्चोरेट बहुत कम करते हैं। तो इसकी वजह यही है कि वाटर लॉस गर्मी में ज्यादा होता है पसीने के थ्रू, तो बॉडी में ऑलरेडी वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू वाटर लॉस थ्रू स्वेटिंग, तो बॉडी डज नॉट अलाउ व्हाट फर्दर लॉस थ्रू यूरिनेशन, तो आपको यूरिनेशन आपकी नहीं आती। तो ये एक मैकेनिज्म है वाटर कंजर्वेशन के। अगर आप इस तरफ यूरिनेट भी ज्यादा कर रहे हैं और उधर स्वेटिंग भी कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। क्लियर, तो ऑलरेडी वाटर बॉडी से इतना लॉस हो रहा है पसीने के थ्रू, तो यूरिनेशन, यूरिन नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी वाटर ड्रॉप होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है बॉडी से। सर्दी में वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता तो यूरिन ज्यादा बनाया जाता है ताकि जो वाटर लेवल रेज हुआ है ड्रिंकिंग की वजह से उसको खारिज करे। सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी यानी इंटरनल एनवायरनमेंट में वेरी बट इन अ नैरो रेंज। इन अ नैरो रेंज मतलब बॉडी में ऑस्मोटिक, ऑस्मो रेगुलेटर्स है हमारे बॉडी, तो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का एग्जांपल है कि वाटर लॉस, वाटर गेन, इंक्रीज डिक्रीज करने से हमारी बॉडी एडजस्ट करती है बॉडी में वाटर की कमी और ज्यादती को, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा है, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर फिशेस को ये मसला है कि इर्द गिर्द डाइल्यूट वाटर मीडियम है तो वाटर एंट्री करती है, तो उनके पास ये एक होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है ऑस्मो रेगुलेटरी के, वो बहुत ज्यादा वाटर यूरिन रिलीज करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो वो काउंटर एक्ट करते हैं इस लिहाज से अपने बॉडी को डाइल्यूट होने से बचाते हैं इस तरीके से। ठीक है, दूसरे साइड पे सी वाटर में
मसला उनको वाटर लॉस का होता है, क्योंकि इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा होते हैं तो वाटर लॉस का ज्यादा होता है। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए उसके अपोजिट वो क्या करते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, दूसरी साइड पे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ज्यादा करते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो ड्रिंकिंग नहीं करते वाटर की, क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी में वाटर एंट्री का मसला है, डाइल्यूट होने का मसला है। सी वाटर को डिसिकेट होने का मसला है, कंसंट्रेशन हाई होने का मसला है, तो वो ज्यादा वाटर पीते हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन, ताकि वाटर ज्यादा लॉस भी ना हो, ऑलरेडी बॉडी से वाटर लॉस होने का खतरा है। It means that the homeostatic control system would not let the body flooded with water in abundant supply and also not let it to dehydrate in, यानी बहुत कम, बहुत ज्यादा पानी अवेलेबिलिटी में बॉडी को डाइल्यूट होने नहीं देगा। और होमोस्टैटिक सिस्टम क्या करेगा, यानी ज्यादा पानी मिकदार में, जब इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में पानी बहुत ज्यादा हो तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा फ्लडिंग ऑफ वाटर से, यानी डाइल्यूट होने से बचाएगा, ताकि उसकी सर्वाइवल इफेक्ट ना हो। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में एक एनिमल रह रहे तो होमोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम्स जो है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है, वो उसको मना करेगी, उसको बिल्कुल डिहाइड्रेट होने से बचाएगी। ठीक है, तो कम मिकदार में पानी अवेलेबिलिटी में होमोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम will prevent and protect the animal from dehydration, and in the large availability or in high amount of water, ज्यादा अमाउंट में वाटर है तो उस केस में वो डाइल्यूशन से बचाएगी एनिमल को।